जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उजांग टाइम्स पर। आज का जो मुद्दा है वो काफ़ी आप लोगों ने सुना भी है और काफ़ी प्रचलित भी रहा है आजकल के कुछ दिनों में। और ये मुद्दा अपने आप में समाज के एक हिस्से को बड़े पैमाने पर प्रभावित भी कर रहा है। और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट यूपीएससी से संबंधित परीक्षा देना चाह रहे हैं वो हमें फॉलो करते हैं। तो मैं उनको ये बता दूं कि ये जो मुद्दा चल रहा है या जो ये सिचुएशंस बनी हुई हैं, क्रिएट हुई है, ये जो इशू है, ये आपके एथिक्स पेपर से जुड़ता है। एक केस स्टडी बनता है अपने आप में। जैसे आपने उस परीक्षा के जो पेपर्स हैं, जो प्रश्न पत्र देखे होंगे, तो उसमें प्रश्न कुछ ऐसे ही दिया जाता है कि आप वहाँ के एसडीएम हैं या डीएम हैं, आपके सामने अगर ये स्थिति आ जाए तो आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इत्यादि इत्यादि करके ये चीज़ें देखी जाती हैं और पूछी जाती। तो ऐसा ही कुछ मामला हमें कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है। काफ़ी प्रसिद्ध रहा है ये। ज्योति मौर्य हैं, एसडीएम हैं बरेली की। तो इनको लेकर एक काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है कि इनकी जो तैयारी रही, जो एक क्रम रहा तैयारी का, एसडीएम बनने तक का जो इनका सफ़र रहा, वो किसके सहारे पूरा हुआ और फिर बाद में यूज़ करके थ्रो कर देने वाली बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कहावत भी यहाँ पर जैसे हम लोग सुनते हैं कि भाई हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे, पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन यहाँ पर बात दूसरी थी। यहाँ पर बात क्या रही? यहाँ पर बात रही कि एक कामयाब महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ। तो जिस महिला का ये महिला के पीछे पुरुष का हाथ है, उस महिला ने उस पुरुष को ही छोड़ दिया या उस पर ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाने शुरू कर दिए जिसने मुझे मजबूर किया कि इस पर मैं आप लोगों से बात करूं, एक चर्चा करूं, इस पर एक केस स्टडी की जाए। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है और आपने देखा ही है कि अभी तक मैंने अलग अलग इंटरनेशनल इशूज़ हों, नेशनल इशूज़ हों, उन पर मैंने बातें की हैं, चर्चा की। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि एक बार इस पर आप लोगों से भी बात कर लेनी चाहिए कि ये है क्या है। तो हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा, एक समाज का हिस्सा, और इसके साथ साथ हमारे एथिक्स के पेपर के लिए ये कितना महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो मामला ओवरऑल आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं, अधिकांश चीज़ आप लोग समझते ही हैं कि जो ये एसडीएम महोदया हैं जो कि बरेली में पोस्टेड हैं, इन्होंने अपने पति पर कुछ आरोप लगाए हैं कि भाई ये जो है हमें मारते हैं, डाउरी के लिए, दहेज के लिए हमें लगातार प्रताड़ित करते हैं। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रही हैं? क्यों अचानक से इन्होंने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया? इसके पीछे का कारण ये है कि इनके जो हस्बैंड हैं, महोदय हैं, आलोक वर्मा जी नाम है इनका, ये इन्होंने इनकी चोरी पकड़ ली है। और जब इनकी चोरी पकड़ ली है तो यहाँ पर हम देखते हैं जब चोर पकड़ाता है तो वो क्या करता है कि अपने आप को बचाने के अलग अलग तरीके खोजना शुरू कर देता है। तो वही खोजने के तरीके जो हैं यहाँ पर ज्योति मौर्य जी खोज रही हैं और इन पर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाने शुरू कर दिए हैं कि भाई हमें ये गाली देता है, मारता है, पीटता है, और एक तरह से कहा जाए तो दहेज की मांग कर रहा है। यहाँ तक कहा है कि इनको जो है फॉर्च्यूनर चाहिए, जो इसके लिए ये मुझसे 50 लाख की डिमांड कर रहा है। तो ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। तो यहाँ एक फिल्म का दृश्य याद आता है। आप सभी ने वो फिल्म देखी भी होंगी और एक चैनल ने तो उस फिल्म को इतनी बार चलाया है कि लोगों के दिमाग से वो मूवी जा ही नहीं सकती। सूर्यवंशम की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा और पकड़ा कि जो सूर्यवंशम है उसमें हीरा ठाकुर एक कैरेक्टर है जिसको आपने देखा भी है। वो अपनी पत्नी को पढ़ाकर डीएम बनाते हैं, कलेक्टर बनाते हैं। लेकिन क्या स्थिति होती कि डीएम बनने के बाद वो उन्हें छोड़ देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान लो कि अगर हीरा ठाकुर कामयाब बिजनेसमैन ना होते तो क्या ये स्थिति हमें उस मूवी में भी देखने को मिलती है? हमें भी कुछ ऐसा मूवी सा साउंड हो रहा है कि ये व्यक्ति लगातार विवाह के बाद एक सपोर्टिव मूड में रहता है, अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहा है, उसका सारा खर्चा उठा रहा है और उसे पढ़ने के लिए प्रयागराज भेज रहा है कि भाई जाइए आप जो है यूपीपीएससी की तैयारी कीजिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कीजिए, आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो एक सपने हैं उसको पूरा करने का मौका यहाँ पर दिया गया।
लेकिन जिस तरीके के अब आरोप ये लगा रही हैं, उसका एक वीडियो वायरल हुआ, इनकी चोरी ये भी पकड़ी गई कि भाई पति इनको मारता है पीटता है, बल्कि उल्टा हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये खुद ज्योति मौर्य जो है गालियां और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। किसको, किसके बारे में? अपने पति के बारे में। उसे पीट रही हैं, मार रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो अब देखिए सुनने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है ना? लगता है, समाज को लगता है ऐसा कि डोमेस्टिक वायलेंस केवल और केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकता है। ये चीज हमें समाज में सुनने को मिलती है कि भाई पुरुष के लिए डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता है, उसकी पत्नी उसे पीट नहीं सकती है। क्या पत्नी के हाथ नहीं है? हो सकता है, पीटा है, और ये भाई वीडियो वायरल भी हुआ है अपने आप में। तो ये जो एक भ्रम बना हुआ है कि पुरुष ही डोमिनेंट कर रहा है आज भी, और एक तरह से कहा जाए कि उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। इसका हमारे सामने जीता जागता सबूत है, और ऐसे ना जाने कितने सबूत हैं। और इसके अलावा अदर्स जो क्राइम फीमेल्स के साथ होते हैं वो मेल्स के साथ भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि समाज उस बात को स्वीकार ही नहीं करता है कि एक महिला के द्वारा पुरुष के विरुद्ध कोई अपराध हो सकता है, और खास तौर पे ऐसे अपराध जो घरेलू हिंसा से संबंधित हैं, बलात्कार से संबंधित हैं, गाली गलौज से संबंधित जो अपराध हैं वो पुरुष ही कर सकता है घर में, ऐसा हमने मानसिकता बना ली। तो ये एक एथिक्स का जो एक सिस्टम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नैतिकता है ना, जिसको हम लोग समझते हैं, जानते हैं अपने एग्जाम्स के थ्रू। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें चर्चा में हैं, और जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एक एज अ ऑफिसर आप में एक चीज़ देखी जाती है। और प्रोविटी जो ये शब्द आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इस शब्द को देखकर ही अधिकांश जो यूपीएससी के छात्र हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो एथिक्स में इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से पढ़ते हैं, समझते हैं। क्योंकि एक अधिकारी में यूपीएससी या कोई भी राज्य की जो लोक सेवा आयोग है वो इसको देखती है, इसको समझने की कोशिश करती है, इसकी जांच करती है कि क्या इसमें ये चीज़ है। जिसमें सबसे बड़ी बात अगर हम इसमें देखते हैं कि ऑनेस्टी की बात हो रही है, इंटीग्रिटी की बात हो रही है, इम्पार्शियलिटी की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है, बहुत सी चीज़ों की इसमें बात होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जो एसडीएम महोदया हैं ये ऑनेस्ट तो है नहीं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो आलोक कुमार के साथ, वहाँ ऑनेस्ट नहीं है। दूसरा, ये अपने काम के लिए भी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी इनकी एक डायरी को सामने रखा, इनके हस्बैंड ने ही प्रूफ दिए, जिसमें इनके द्वारा ली गई रिश्वत, जो करप्शन किया गया है उसका लेखा जोखा, भाई पूरा एक अकाउंट मैनेज किया गया है उस डायरी में, है ना। जैसे एक बही खाता तैयार किया जाता है शुभ लाभ लिखकर, सतिया बनाकर कि लक्ष्मी जी आएंगी, मतलब पूरा एक जो है धार्मिक जैसा एक रजिस्टर होता है परचून की दुकान पर, कितना उधार है कितना बाकी है, उस तरह का रजिस्टर दिखाया गया। जो एक वीडियो भी जो वायरल हुआ है मैं आप लोगों को यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत वायलेंस है उसमें, कि कैसे एक पुरुष पिट रहा है अपनी पत्नी से और जाति सूचक शब्द सुन रहा है, गालियां सुन रहा है, मतलब एब्यूजिव चीज है, तो उन चीजों को नहीं दिखा सकता। तो कुल मिला के यहाँ पर जो एक एथिक्स हमारी निकल कर आती है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सारी अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जब हम एक खोजते हैं एक ऑफिसर में, तो आज के टाइम में जो ये ऑफिसर्स हम जनरेट कर रहा है लोक सेवा आयोग, जो उन्हें भेज रहा है समाज में, क्या कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है सिलेक्शन के इस प्रोसेस में, या फिर जो भी मैक्सिमम ऑफ लोग आ रहे हैं उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हम उनको जांच नहीं पा रहे हैं, वो इतनी कड़ी परीक्षा को भी धोखा देकर समाज में आ जाते हैं और काम कर रहे हैं, सिस्टम में आकर वो काम कर रहे हैं और अपनी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जो ये चीजें हैं उसको बस कैसा समझ लेते हैं कि हाँ पास करने के लिए पढ़ना है, पढ़ लिया, लिख के आ गए। वो एक उनके अंदर की भावना को वापस निकाल कर नहीं ला पा रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं जो एक इतनी भारी भरकम परीक्षा हो रही है, ये परीक्षाओं पर सवाल खड़ा होता है।
आयोगों पर सवाल खड़ा होता है। अगर कोई ऐसा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग से पास होता है, एसडीएम डीएम रैंक का कोई अधिकारी है, और वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है या इस तरीके के आरोप उस पर लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा लेने का जो एक प्रोसेस है कि इतना भारी भरकम इतनी कड़ी परीक्षा ली जा रही है, फिर भी उसके बाद ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं समाज में, और जो समाज है वो अपने इन अधिकारियों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होता है, देखता है, उनका सम्मान करता है। लेकिन जब ये लोग इस तरीके के व्यवहार समाज में करते हैं, तब उसका एक प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। जैसे अब क्या कोई एक हस्बैंड, अगर उसकी वाइफ बेशक ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, उसके प्रति जवाबदेह हो, मतलब वो अपने परिवार के प्रति समर्पित हो, अगर वो चाहे, वो ये कहे कि मैं जाना चाहती हूँ प्रयागराज या दिल्ली जाना चाहती हूँ, सिविल सर्विसेज या ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो क्या इस केस के बाद ये हमें देखने को मिलेगा समाज में कि हस्बैंड भरोसा कर पाएंगे? तो ये एक मुद्दा है, एक इशू है जिस पर बहुत गहराई से समाज को सोचने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ रही इसमें कि जिनके साथ इनका अफेयर हुआ वो भी एक ऑफिसर हैं, कमांडेंट टाइप के किसी ऑफिसर हैं, लेकिन वो एक सीरियल अफेयर है, अफेयर करने वाले व्यक्ति है, सीरियल अफेयर करने वाले व्यक्ति। सीरियल अफेयर करने वाले व्यक्ति मतलब ये कि वो इनका अफेयर इनके केवल ज्योति मौर्य जी के साथ ही नहीं रहा, बेचारी इनको भी धोखा ही मिला है। वो अलग अलग नंबर से एक ही समय पर जो है अलग अलग महिलाओं को मैनेज कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ और इसके साथ साथ वो भी मैरिड हैं। तो अब देखिए, दो ऑफिसर्स हैं और दोनों ही इस राज्य में ए रैंक के अधिकारी हैं और बी रैंक के अधिकारी हैं, ए रैंक के अधिकारी हैं, और उसके बाद ये स्थिति निकल कर आ रही है। तो मामला आप सभी को मालूम है कि ज्योति मौर्य मैरिड हैं किसके साथ? आलोक वर्मा के साथ, जो कि अभी बरेली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड भी हैं, सिविल सर्वेंट की तैयारी करना चाहते थे। 2010 में इनकी मैरिज हुई थी। 2015 का इन्होंने पीसीएस एग्ज़ाम निकाला उत्तर प्रदेश में और एसडीएम बरेली के रूप में ये पोस्टेड हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी एक डायरी आती है, जिस डायरी का मैं जिक्र अभी कुछ समय पहले कर रहा था, ठीक है। एसडीएम की जो एक डायरी है, अर्निंग डायरी जो है इनकी डायरी बहुत ही बेमिसाल डायरी है। लिखा हुआ है, डिटेल मेंशन इन द प्रोस्पेरेट नोटबुक ज्योति मौर्य रिसीव्ड 6,04,000 as bribe in October 2021. The diary show payment of 15,000 and 16,000 made each month, हर महीने, सप्लाई इंस्पेक्टर एंड मार्केटिंग इंस्पेक्टर रेस्पेक्टिवली। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो कौसाम्बी टी सब डिवीज़न से भी इनको जो है ब्राइब मिलती है। इसके अलावा जो शुगर केन्स की मीलें हैं, मील मतलब शुगर्स की मीलें हैं जहाँ पर शुगर केन्स वगैरह आती हैं, वहाँ पर जो ऑफिसर देख रेख करने वाले हैं उनसे भी ब्राइब्स इनके पास पहुँच रही थी। तो जो एक डायरी इनके पास आई, डायरी ऑफ करप्शन, जो डायरी जो मिली इनकी, वो इनकी ईमानदारी को दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जगह से हम ये देख रहे हैं कि एक पुरुष जिसने पूरा सपोर्ट किया एक महिला का इस समाज में, यानी ऐसे समाज में जहां हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और उस पति ने अपने आप को इस बात के लिए रखा कि महिला का जो सशक्तिकरण है वो होना चाहिए, और उसमें उसने अपना पूरा योगदान भी दिया, पूर्ण रूप से योगदान दिया। और उस योगदान के बाद हम क्या देखते हैं कि उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा धोखा मिलता है कि कोई दूसरा व्यक्ति महिला सशक्तिकरण का नाम सुनते ही दिमाग खराब हो जाएगा उसका। वो सोचेगा कि धुत तेरी के, काहे के हम करें इसको बढ़ावा दें, पता चला एक कल को कौनवारा के साथ चल गई तब क्या होगा हमारा। ठीक है घर में चूल्हा चौका कर रही है, यही ना सोचेगा सब। ये
रोल मॉडल्स बन सकते हैं समाज के लिए। जो ऑफिसर्स हैं जो ये निकलते हैं, अरे कोई अगर सेलेक्ट हो जाता है तो कितना फोटोग्राफी खिंचाता है ना, खूब फोटोग्राफी बन, एकदम मॉडल बन जाते हैं सब लोग, तो उनको देखकर इंस्पायर होते हैं ना लोग। तो जब ये सेलेक्ट हुई होंगी तो इनसे कितनी महिलाएं इंस्पायर हुई होंगी और कितने पुरुष आलोक से इंस्पायर हुए होंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नियों को भी भेजने की तैयारी की होगी, प्रोत्साहित किया होगा पत्नियों को कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, आप कर सकती हैं, मैं काम कर लूंगा, घर संभाल लूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या अब ऐसा होगा? ये एक सूचना देखनी, समझनी, और एक तरह से अगर हम देखें तो ये केस स्टडी का मैटर है कि यहाँ पर आपकी क्या थिंकिंग बनती है, वो चीज यहाँ पर देखनी समझनी होगी। इन पर डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आरोप लगाए गए, डाउरी के आरोप लगाए गए। तो कुछ जो डाउरी है या डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं, वो कहां तक सीमित है, कहां तक अच्छा है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन नहीं हो सकता है, ओनली फॉर वुमेन? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। डाउरी, डाउरी तो दहेज का कानून तो ऐसा हो गया है कि जिस महिला को लगता है कि बस आज इसको अलग कर देना है, उस पर डाउरी का आरोप लगा दिया जाए। और क्या कहा यहां पर इन्होंने, ज्योति ने, कि भाई आलोक को फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदना है तो हमसे 50 लाख रुपया डाउरी मांग रहा है। लो, तो अलग अलग तरह के आरोप यहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। किस पर? आलोक पर। इसके साथ साथ आलोक को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मामला कब हुआ? 2020 में आलोक को इसके बारे में पता चला। 2020 में आलोक को इसके बारे में पता चला कि भाई इसका जो है अफेयर कहीं और चल रहा है। तो आलोक ने कहा कि भाई संभल जाइए, ये सब चीज़ें गलत हैं, हमारे 2 बच्चे, तो ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं इनके, हमारे 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या तय होगा, हम लोग को एक साथ रहना चाहिए। लेकिन 2020 के बाद अचानक ज्योति मौर्य, जो एक देवी की तरह दिखती थी, उनका स्वभाव हिडम्बा की तरह हो गया। तो चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये एक एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मैं यहाँ कौन गलत है कौन सही है इस पर विचार विमर्श बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मामला हम कोर्ट पर छोड़ते हैं। कोर्ट जिसको डिसाइड करेगा कि भाई किसकी गलती है, कौन सही है, वो कोर्ट करेगा, हम फैसला नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर। मेरा उद्देश्य बस इतना है, जैसे कि हम डेडिकेटेड हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए, तो जो एग्ज़ाम में हमसे एथिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ के लिए कि ये बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है। इस तरीके की होने वाली घटनाएं हमारे समाज को प्रभावित करती हैं, प्रशासन को प्रभावित करती हैं, और आने वाली पीढ़ी को के दिमाग में उठने वाले अलग अलग ख्यालों को भी प्रभावित करती है। तो इस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा उद्देश्य बस केवल आपको इतना था, ये बताना कि कैसा ये एक मुद्दा चल रहा है। अभी हम इसमें किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते, इस बात को भी ध्यान रखना है। हम डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि मामला कोर्ट का है। जो फैसला सुनाएगा वो कौन सुनाएगा? कोर्ट सुनाएगा। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखते हुए कुछ चीज़ें मैं चाहता था कि आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा कि मैंने आप लोगों को ये कुछ चीज़ें बताई। फिलहाल के लिए आप सभी लोगों से एक और बात शेयर करनी है कि आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित अगर अपनी जानकारी को मजबूत करना चाहते हैं, आईआर को लेकर, अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं कि आईआर समझ में नहीं आता है, मुद्दे जो हैं बहुत हौज पौज हो जाते हैं, कभी वो देश कभी ये देश, ये सारी चीज़ें। तो आईआर से संबंधित अगर आप मुद्दों को जानना समझना चाहते हैं तो द इंडिया वे नाम की एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इनकी जो किताब है, इस किताब को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं ओजांग सर।
तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऐप पर जाइए, हमारे ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाइए और वहाँ जाकर आप इस बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सर बहुत ही सरल तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर उस बुक को डिटेल्ड में आपको समझाने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि एक विदेश संबंध कैसा होता है, क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं किसकी, एस जयशंकर जी की, और समझाने वाले व्यक्ति भी एक यूनिक हैं अपने आप में और सभी के लिए एक यूनिक पर्सनालिटी रखते हैं। वो उनके शब्दों को बहुत ही सरल तरीके से आप तक डिलीवर करेंगे एक कहानियों के माध्यम से। कैसे आप उस पूरी किताब को पढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और कैसे आपका इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर जो नज़रिया है वो बड़ा हो जाएगा या बढ़ जाएगा या समझदारी विकसित हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब भी आप किसी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा करना शुरू करेंगे, बात करेंगे, तभी जो है आपके दिमाग में वो सारी कहानियां आनी शुरू हो जाएंगी जो ओजांग सर के मुख से निकलेगी। आपके कानों में वो सारी बातें गूंजना शुरू हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि इसका सब्सक्रिप्शन आप लोग जरूर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओजांग टाइम्स के साथ बने रहें करंट इश्यूज को जानने के लिए, समझने के लिए रेगुलर। तो मिलते हैं अगले इशू में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।